हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह और आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक। जो कल का टॉपिक था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसी का सेकंड पार्ट उसी में आएगा। और साथ ही साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, यानी कि पहले जो कल का एक टॉपिक था मिनरल्स, उसका जो कुछ छूटा हुआ सेगमेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे और फिर बाद में फिर हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज देखेंगे। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें इंडस्ट्रीज के बारे में होगा, वो वाला वीडियो भी, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए सेकंड क्लास होगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले कल के ही टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे मिनरल्स के बारे में, यानी खनिज के बारे में। खनिज मैंने बता ही दिया था, डेफिनेशन क्या होगी खनिज की, यानी कि खनिज वो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमको, यानी प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों साल की क्रियाओं के पश्चात उनका निर्माण होता है। ठीक है, पृथ्वी में जो हमारी या भूप्रकृति है, जो क्रस्ट है, उसके नीचे हमें दबे हुए मिलेंगे अनेक चट्टानों के साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग निकाल करके फिर हम उन्हें हम लोग साफ करते हैं, धातुकर्म की क्रियाएं होंगी। ठीक है, अयस्क के रूप में हमको मिलेगा, अयस्कों से हम लोग क्या करेंगे, धातुओं का निर्माण करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मिनरल्स, तो हम लोग जो है खनिज में कल हम लोगों ने बात किया था कि जो मिनरल्स हैं यानी खनिज हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि पहला जो सेगमेंट था उसमें हमने देखा था कि धात्विक खनिज होते हैं, कुछ धात्विक खनिज होते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं, और फिर कुछ देखते हैं हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जो मिनरल्स जो होते हैं जो हमें, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कुछ वो होते हैं। वैसे उसी धात्विक खनिज में हमने दो तरह के धात्विक खनिज देखे थे। एक तो जिसमें लोहे की मात्रा होगी, यानी जिसमें लोहांश होगा, यानी कि फेरस मिनरल्स, और दूसरे नॉन फेरस मिनरल्स होंगे जिसमें जो है लोहांश नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लौह धात्विक खनिज को। लौह धात्विक खनिज में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, टंगस्टन हो गया। ये सारे क्या है, ये धात्विक खनिज है। तो इसमें धात्विक खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आयरन ओर। आयरन ओर यानी कि जो ऐसे अयस्क जिनसे हमें लोहा प्राप्त होता है, जिससे हमें आयरन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरन ओर की। ठीक है, लौह अयस्क की। तो हम लोग लौह अयस्क की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो लौह अयस्क है वो चार तरह का हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चार तरह का लौह अयस्क प्राप्त होता है। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, ठीक है, फिर तीसरा होगा लेमोनाइट और चौथा होगा सिडोनाइट। और चौथा होगा सिडोनाइट। क्लियर है? ये चार तरीके के क्या होते हैं, लौह अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडोनाइट। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो अयस्क हैं, इन अयस्कों में कितने, मैंने इन अयस्कों को जब हम धातुकर्म जब क्रिया करेंगे कि जब हम इन अयस्कों को साफ करेंगे तो इनमें से किस अयस्क से कितने प्रतिशत में हमें आयरन प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि कितने प्रतिशत जो है ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं देखा जाए तो जो मैग्नेटाइट है ये सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटाइट है ये सबसे अच्छा अयस्क है और इसमें कम लगभग 70 से 75%, इसमें लगभग 70 से 75% आयरन होता है। यानी कि इस मैग्नेटाइट अयस्क से हमें 70 से 75% हमें लोहा प्राप्त होता है। दूसरी बात हम देखें हेमेटाइट को, तो हेमेटाइट दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे जो सबसे सेकंड अच्छा जो अयस्क माना जाता है वो है हेमेटाइट, और इसमें 60 से 70% आयरन पाया जाता है। ठीक है, और हमारे भारत में सबसे ज्यादा यही हेमेटाइट ही पाया जाता है।
क्लियर। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कौन सा अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो है मैग्नेटाइट। और हमारे भारत में किस अयस्क से सबसे ज्यादा आयरन प्राप्त किया जाता है, तो वह हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट में 60 से 70% कंटेन होता है आयरन का, और भारत में सबसे ज्यादा उपलब्धता है हेमेटाइट की। उसके बाद जो लिमोनाइट और सिडोराइट है, ये जो है मतलब ये दो उत्तम क्वालिटी के हैं और ये थोड़ा निकृष्ट क्वालिटी के, ये घटिया क्वालिटी के ऐसे माने जाते हैं। इनमें जो है आयरन का कंटेंट कम होता है। ठीक है, तो इनमें अगर हम देखते हैं तो जो लिमोनाइट है इसमें 40 to 60% कंटेंट होता है, और इसमें 40% से कम होता है आयरन का कंटेंट। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या हो गया, सबसे अच्छा मैग्नेटाइट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये किस किस क्षेत्र से ये जो अयस्क हैं किन क्षेत्रों से ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। जो मैग्नेटाइट ऐसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है, और जो थोड़ा बहुत पाया भी जाता है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। सबसे ज्यादा पाया जाता है हेमेटाइट। तो देखिए हेमेटाइट भारत में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का जो आप लोगों ने चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सुना है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, यानी कि कुद्रेमुख आप लोगों को सुन रखे हैं, कर्नाटक। तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है। और जो लिमोनाइट और सिडोराइट है, ये भी बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और जहां भी पाए जाएंगे तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पाए जाएंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक्स पे पाए जाएंगे। ठीक, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेमेटाइट। जो हेमेटाइट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट हैं, इनका भी कुछ कलर होता है, कुछ कलर के हिसाब से इनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि जो मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट कलर में हमें काला दिखता है। ठीक, मैग्नेटाइट हमको कलर में काला दिखता है, हेमेटाइट हमें कलर में लाल दिखता है, लिमोनाइट कलर में भूरा दिखता है। ठीक, मैग्नेटाइट काला दिखता है, हेमेटाइट रेड कलर का दिखता है। हेमेटाइट को से जब चट्टानों से प्राप्त होगा ये हेमेटाइट जो एलॉय है, तो ये थोड़ा सा रेडिश कलर में होगा। थोड़ा सा ब्राउन कलर में हमें लिमोनाइट दिखेगा, और जो है लिमोनाइट हल्का पीले कलर में दिखाई देता है, और जो सिडोराइट है ये हल्का सा भूरे कलर का रहता है। तो इन कलर के हिसाब से हम लोग, जैसे आपसे कहीं पूछ भी सकता है कि जो हेमेटाइट है वो किस कलर का होता है, कलर में कैसा होता है, तो हेमेटाइट थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है, हल्का लाल कलर में। ठीक है, चलिए एक तो ये भी देखते हैं, क्योंकि जो हेमेटाइट है या जो भी अयस्क है क्या है, लोहे, इनमें लोहे की मात्रा उपस्थित है, और हम लोग जानते हैं कि आयरन क्या है, आयरन थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, लोहा का कलर थोड़ा सा रेड होता है। हमारे हीमोग्लोबिन का कलर भी रेड होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा होती है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र देख लेंगे जो कि लोहे के लिए या जो आयरन ओर है इसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हेमेटाइट जो अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है। तो हम लोगों ने बात कर ली था उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह के क्षेत्र में। अगर इनका हम लोग पूछने की किन जगह पर स्पेसिफिक हम लोग स्थान की अगर बात कर लें, तो देखिए जो हेमेटाइट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पाया जाता है इसलिए हम लोग इसी की बात कर लें, हेमेटाइट। तो देखिए हेमेटाइट जो है आपका सिंहभूम जिला हो गया, कहाँ का, झारखंड का, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़। सिंहभूम जिला कहाँ का हो गया, झारखंड का, क्योंझर, मयूरभंज
ठीक, क्योंझर हो गया, मयूरभंज हो गया और सुंदरगढ़ हो गया। सुंदरगढ़, ये तीन जो स्थान है, क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़, ये तीनों उड़ीसा के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के। और जो ये मयूरभंज है, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ है, इसमें भारत का 1/3 जो कंटेंट हेमेटाइट का वो इन्हीं तीन जगह में मिलता है। उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ में जो हेमेटाइट है इसका 1/3% हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट मैंने पहले बताया आपको, मैग्नेटाइट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बेल्लारी। कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का बेल्लारी क्षेत्र है, ये मैग्नेटाइट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, लिमोनाइट वगैरह के लिए कोई खास चर्चा हमें करनी नहीं, लिमोनाइट वगैरह से बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्टेट वाइज। तो जो आयरन ओर है, आयरन ओर किन स्टेट्स में पाया जाता है, इसके हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ बैलाडीला। ठीक, झारखंड में हमने देखी है सिंहभूम। क्योंकि जब आप लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री वाले टॉपिक में आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका विकास ऐसे जगह पर ही होता है जहां पर ये रॉ मटेरियल मिले, या फिर जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो प्राप्त हो, या फिर मार्केट की अवेलेबिलिटी हो। ये 3-4 फैक्ट हैं जो जिन इन 4 कारकों के उपस्थित होने पर ही किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में किसी भी प्रकार के उद्योग का निर्माण होता है, उद्योग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक कारण उसका ये भी होता है कि जिस जगह पर जो रॉ मटेरियल है, यानी जो उसके लिए कच्चा माल है, मिनरल्स है, वो जिस जगह पर मिले वहां पर इंडस्ट्री का विकास होगा। तो जब हम लोग देखेंगे कि जमशेदपुर सिटी जो है, जहां पर स्थापना हुई है टिस्को की, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो उसकी स्थापना क्यों हुई है जमशेदपुर में, उस क्षेत्र में क्यों हुई है, तो वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपको ये क्लियर होगा कि कोल किस क्षेत्र से मिल रहा है ज्यादा, और जो आयरन ओर है वो किस क्षेत्र से मिल रहा है। जब ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएंगे कि जमशेदपुर में ही क्यों जो है टिस्को की स्थापना हुई है, या फिर उड़ीसा का और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहीं पर सबसे ज्यादा आयरन इंडस्ट्रीज और स्टील, एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है उसी जगह पर क्यों ज्यादा उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज का निर्माण सीधे सीधे निर्भर करता है इन 3-4 कारकों पर। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ है उसका जो है आपका बैलाडीला, डल्ली, राजहरा, ये जो क्षेत्र है बैलाडीला, डल्ली, राजहरा, ये छत्तीसगढ़ की जो दो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है आयरन ओर उत्पादन के लिए, आयरन ओर्स के लिए। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में सिंहभूमि हो गया, पलामू हो गया और नोवामुंडी। सिंहभूम, पलामू और नोवामुंडी, ये क्षेत्र झारखंड के क्षेत्र है जहां से उनको आयरन ओर बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। फिर हम बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में हम जानते हैं बाबा बुदन, कुद्रेमुख और वेल्लारी। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक के क्षेत्र हैं बाबा बुदन, वेल्लारी, चित्रदुर्ग, ठीक है, कुद्रेमुख। ये क्षेत्र किसके हैं? कर्नाटक के क्षेत्र है जहां से हमें आयरन ओर प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं उड़ीसा के कुछ, जैसे उड़ीसा का आपका गुरु महिसानी हो गया, बादाम पहाड़ी और क्योंझर। उड़ीसा में अगर बात करते हैं, उड़ीसा का बादाम पहाड़ी, क्योंझर, मयूरभंज, ठीक है। तो उड़ीसा के बादाम पहाड़ी, क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़, ये क्षेत्र उड़ीसा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां से आयरन ओर का उत्पादन होता है, जहां से आयरन ओर प्राप्त होता है।
ठीक। अच्छा, एक क्षेत्र और है गुरु महिसानी, उड़ीसा का ही एक क्षेत्र और है गुरु महिसानी। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण है आयरन ओर के उत्पादन के लिए, जहां से हमको क्या मिलता है, हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखिए ये 4 क्षेत्र तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क उत्पादन हो रहा है। इसी के साथ कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां से कुछ सीमित मात्रा में लौह अयस्कों का उत्पादन होता है, जैसे कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो गया, रत्नागिरी हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिला। आंध्र प्रदेश का कर्नूल हो गया, कुडप्पा और अनंतपुर। आंध्र प्रदेश का अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, कुर्नूल, ये क्षेत्र हो गए आंध्र प्रदेश के। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, चंद्रपुर और भंडारा। और तमिलनाडु का एक काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, तमिलनाडु का सेलम, ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई क्षेत्र है आयरन ओर के लिए तो वो है तमिलनाडु का सेलम। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि आयरन ओर के लिए यानी कि जो लौह अयस्क है उसके उत्पादन के लिए अग्रणी क्षेत्र है। ठीक, उसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो आयरन ओर है उसके सबसे ज्यादा भंडार किन राज्यों के पास है और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा भंडार किन राज्यों के पास है, यानी रिजर्व, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य करते हैं। ठीक, भंडार होना अलग बात है, उत्पादन होना अलग बात है। रिजर्व हो सकता है किसी दूसरे राज्य के पास भी सर्वाधिक, लेकिन उसका जो प्रोड्यूसर है वो कोई दूसरा राज्य हो सकता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो भंडार है वो सबसे ज्यादा है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पास। भंडार सबसे ज्यादा है उड़ीसा, फिर दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक, तो भंडार सबसे ज्यादा है उड़ीसा में, फिर झारखंड में और फिर छत्तीसगढ़ में। और अगर प्रोड्यूसर की बात किया जाए तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर कर्नाटक। प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो हो जाएगा उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और फिर कर्नाटक। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और उसके बाद है फिर झारखंड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में केवल सबसे बड़ा ही पूछा जाता है, ये 3-4 तो मैंने ऐसे बता दिया। तो अगर पूछा जाता है कि आयरन ओर का सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है तो उड़ीसा के पास, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है तो उड़ीसा ही है। इसीलिए आप लोग देखें कि उड़ीसा जो है वहां पर जो ये भारी उद्योग है, लौह इस्पात जो उद्योग है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड इन 3-4 क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रित है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यही जो स्टेट है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यही सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कर रहा है। इसी वजह से लौह एवं इस्पात जो उद्योग है वो भी इन्हीं राज्यों में ही संकेंद्रित होगा, संकेंद्रित है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है। चलिए, अच्छा भारत क्या है, लौह के उत्पादन में भारत चौथा स्थान रखता है। ठीक है, लोहे के उत्पादन में भारत चौथा स्थान रखता है और भारत अपने कुल उत्पादन का तकरीबन 65% जापान को निर्यात कर देता है। ठीक, तो भारत कुल उत्पादन का 65% जापान को निर्यात करता है। ठीक, जापान को भी निर्यात करता है, दक्षिण कोरिया को भी निर्यात करता है, अन्य कुछ देशों को भी निर्यात करता है। और जापान इसी जो उसको निर्यात हुआ लौह अयस्क का उसी को परिष्कृत करके और फिर जापान जो है उसके अदर मशीनरीज वगैरह बना करके और अदर देशों को एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक, तो क्या है कि भारत जो है जो कुल उत्पादन है उसका 65 से 70% जापान को निर्यात कर देता है। चलिए, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो लौह अयस्क का निर्यात करता है जापान को, वो किस पोर्ट के थ्रू करता है। तो देखिए जो जापान है इसको विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है,
तो हम लोग वाईजैक भी बोलते हैं, विशाखापत्तनम बंदरगाह से। तो भारत जो है विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है उससे जापान को अपने कुल उत्पादन का 65% सॉरी जो कुल जो निर्यात है, ठीक है, कुल निर्यात का यानी कि जितना कुल निर्यात करता है भारत लौह अयस्क का, उस कुल निर्यात का लगभग 65 से 70% वो अकेले जापान को निर्यात करता है। ठीक, चलिए ये तो हो गया लौह अयस्क के बारे में। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो खनिज है, दूसरा महत्वपूर्ण जो धात्विक लौह धात्विक खनिज है वो है मैग्नीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो है लौह अयस्क, दूसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण है मैग्नीज। हम लोग पढ़ रहे हैं लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज में सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंस रखता है मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में देखते हैं हम लोग कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा भारत के कुल मैग्नीज का 1/3 भाग उत्पादन करता है। यानी भारत में कुल जितना मैग्नीज का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है जितना भी मैग्नीज, उसका 1/3 भाग अकेले उड़ीसा के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। मैग्नीज के बारे में कुछ हम चीजें देख लेते हैं। जैसे कि जो मैग्नीज है इसका सर्वाधिक जो उपयोग है वो लौह इस्पात उद्योग में होता है। इस मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो उपयोग है, सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? लौह इस्पात उद्योग में। ठीक, इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? लौह इस्पात उद्योग में होता है। कुछ अन्य अगर उपयोगों में हम लोग बात करें तो अपघर्षक बनाने में, जंग रोधी इस्पात बनाने में, ठीक है, यानी कि कोरोजन फ्री आयरन बनाने में, ड्राई बैटरीज बनाने में, रंग और कांच उद्योग में। यानी इसके अन्य उद्योगों में अगर देखें तो हमने देखा लौह इस्पात उद्योग में, फिर हम देखते हैं जंग रोधी इस्पात बनाने में, यानी ऐसा है जिसमें जो है जो कोरोजन फ्री हो, ड्राई बैटरीज बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, ठीक है, रंग एवं कांच उद्योग में। इन उद्योगों में क्या होता है? मैग्नीज का उपयोग होता है, मैग्नीज प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए भारत का जो 90% मैग्नीज है वो धारवाड़ समूह की ही चट्टानों से पाया जाता है। यानी कि 90% भारत का कुल जो 90% मैग्नीज है कुल उत्पादन का, ये 90% मैग्नीज धारवाड़ की चट्टानों से प्राप्त होता है। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उनसे ही प्राप्त होता है, धारवाड़ काल की जो चट्टानें हैं उनसे प्राप्त होता है 90% मैग्नीज। मैं पहले बता चुका हूं कि जो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं ये खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तकरीबन 98% जो खनिज हैं उनका उत्पादन धारवाड़ की चट्टानों से ही होता है। ठीक है, और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो अपने कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, उसी तरीके से जो टर्सरी काल का जो वो है निर्माण चट्टानों का, वो अपने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। वहां से पेट्रोलियम का उत्पादन ज्यादा होता है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का जो टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं। चलिए हम लोग मैग्नीज के बारे में देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र मैग्नीज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले उड़ीसा में, चूंकि देखा कि उड़ीसा मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें देखते हैं कि उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जैसे कि क्योंझर, ठीक, एक क्योंझर का क्षेत्र हो गया, सुंदरगढ़ और कालाहांडी। क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी, उड़ीसा के ये 3 क्षेत्र हैं जो कि मैग्नीज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से अगर हम देखते हैं क्योंझर और सुंदरगढ़ जो है यहाँ पे सर्वाधिक उच्च कोटि का मैग्नीज प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? क्योंझर और
सुंदरगढ़ से। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के 2 स्थान है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश भी अपने मैग्नीज के उत्पादन में प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश के 2 स्थान है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये बालाघाट और जो छिंदवाड़ा है ये मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अपने मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर हम देखें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का भंडारा और रत्नागिरी, महाराष्ट्र का भंडारा एवं रत्नागिरी। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का बेल्लारी और शिमोगा, ठीक है, कर्नाटक का बेल्लारी और शिमोगा। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूमि का जो क्षेत्र है, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूमि, तो देखिए सिंहभूमि हमने देखा आयरन ओर के लिए भी प्रसिद्ध है। सिंहभूमि, वो जो सिंहभूमि है ये अपने झारखंड ये जो है मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान का बांसवाड़ा, उदयपुर और आंध्र प्रदेश का विजयनगर और आदिलाबाद, ठीक, ये किस लिए फेमस है? ये सारे क्षेत्र अपने मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मैग्नीज का भी मैग्नीज का कुल जो जितना भी निर्यात भारत करता है, मैग्नीज के लिए भी भारत आत्मनिर्भर है। तो मैग्नीज का जितना भी उत्पादन करता है उसका 52% ये जापान भी निर्यात करता है। मैग्नीज का कुल जितना भी निर्यात करता है उसका 52% भारत जापान को निर्यात कर देता है। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा रिजर्व और सबसे ज्यादा जो उत्पादन है उसकी दृष्टि में कौन महत्वपूर्ण है, तो सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा के पास, ठीक, और सबसे बड़ा जो उत्पादन है ये करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा 1/3 भाग, कुल जितना भी मैग्नीज का 1/3 भाग भंडार है इसके पास, ठीक है। तो भंडार जो है सबसे बड़ा है किसका? उड़ीसा का। और जो प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कुल का टोटल का 38% मध्य प्रदेश अकेले उत्पादन करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। फिर हम देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन भी काफी महत्वपूर्ण धातु खनिज है। हीटर वगैरह में जो फाइल इस्तेमाल की जाती है तो इसी टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर सस्टेन करता है टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन भी भारत में पाया जाता है। तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन के लिए राजस्थान का डेंगाना क्षेत्र है, ठीक है, नागौर जिले में डेंगाना क्षेत्र है। राजस्थान का डेंगाना क्षेत्र कहाँ है? नागौर जिला में है। ये महत्वपूर्ण है, टंगस्टन के लिए राजस्थान का डेंगाना क्षेत्र महत्वपूर्ण है। निकल के लिए अगर हम बात करते हैं तो देश का 92% जो निकल का भंडार है वो उड़ीसा में है। निकल की अगर बात करते हैं तो देश का जो है कुल जितना भी निकल का भंडार है उस कुल भंडार का 92% उड़ीसा में है। तो देखिए इसके रिजर्व के लिए भी उड़ीसा नंबर 1 पर है, और उड़ीसा के बाद फिर तकरीबन 8% है झारखंड में, और फिर नागालैंड आता है, थोड़ा बहुत ज्यादा 1% नागालैंड में है। तो उड़ीसा हमने देखा कि उड़ीसा आयरन ओर के लिए भी अग्रणी राज्य है, मैग्नीज के उत्पादन में भी अग्रणी है, मैग्नीज के रिजर्व में, और निकल के रिजर्व में भी उड़ीसा अग्रणी स्टेट्स में से है। अब हम बात करते हैं अलाव धातु खनिज की। अलाव धातु खनिज यही सबसे महत्वपूर्ण तो आयरन ओर और मैग्नीज ही है। हमने टंगस्टन और निकल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अलाव धातु खनिज की। यानी नॉन फेरस मिनरल्स। तो हम लोग जब अलाव धातु खनिज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट हम सभी लोग जानते हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए इसका जो प्रयोग है, बॉक्साइट का प्रयोग कहां कहां होगा? एल्यूमिनियम बनाने में, चमड़ा रखने में, पेट्रोल और नमक साफ करने में। तो इसका उपयोग अगर हम देखेंगे, उपयोग कहां कहां होता है? एल्यूमिनियम बनाने में,
चमड़ा रंगने में, ठीक, एल्यूमिनियम बनाने में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल और नमक साफ करने में, यानी जो पेट्रोल रिफाइनरीज होंगी वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और जो नमक की जो फैक्ट्रीज होंगी वहां नमक को साफ करने में। ठीक, तो बॉक्साइट का उपयोग कहाँ होगा? एल्यूमिनियम बनाने में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल और नमक बनाने में, मतलब कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ठीक, ये जो आपका बॉक्साइट है ये क्रेटेशियस युग की चट्टानों में पाया जाता है, क्रेटेशियस युग की जो संरचनाएं हैं उसमें पाया जाता है। बॉक्साइट में जो एल्यूमिना है उसकी मात्रा 55 से 65% होती है। देखिए एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम 3 टन बॉक्साइट लें तो मान के चलिए कि अगर हम लोग 3 टन बॉक्साइट लेते हैं तो इस 3 टन बॉक्साइट में 1 टन हमें एल्यूमिना मिलेगा, और फिर उस 1 टन एल्यूमिना से हमें आधा टन एल्यूमिनियम मिलेगा। तो ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट में एल्यूमिना, बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% होती है। ठीक, एल्यूमिना से फिर क्या प्राप्त होगा? एल्यूमिनियम, यानी कि अगर 3 टन बॉक्साइट है तो 1 टन एल्यूमिना मिलेगा और उससे फिर आधा टन एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, इसका जो है हम देखिए कहाँ से ज्यादा प्राप्त होता है उत्पादन क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ क्षेत्र जैसे कि कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। फिर आपका जो संभलपुर है वहां से हमें बॉक्साइट मिलता है, और पंचपतमली इससे मिलता है। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा के कालाहांडी, रायगढ़ और कोरापुट। उड़ीसा का कालाहांडी, रायगढ़ और कोरापुट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया उड़ीसा। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तेलंगाना का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश से एक क्षेत्र है, वहां से वो महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का कटनी और जबलपुर का क्षेत्र, फिर आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का कटनी, जबलपुर और अमरकंटक का क्षेत्र, ये आपका मध्य प्रदेश के ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। झारखंड का पलामू और लोहरदगा, झारखंड का पलामू, झारखंड का पलामू हो गया, पलामू और लोहरदगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर और बिलासपुर। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का बस्तर और बिलासपुर। ठीक, तो हमने देखा उड़ीसा का कालाहांडी रहेगा, तेलंगाना का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कटनी, जबलपुर, अमरकंटक, झारखंड का पलामू और छत्तीसगढ़ का बस्तर और बिलासपुर का क्षेत्र। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हमें गुजरात और तमिलनाडु में प्राप्त होता है, जैसे गुजरात का जो जामनगर और जूनागढ़ का क्षेत्र है, गुजरात में जामनगर और जूनागढ़ का क्षेत्र, जूनागढ़, और आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो सेलम का जो क्षेत्र है, जो कि अपने लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध था, तो तमिलनाडु का सेलम, ये क्षेत्र फेमस है आपके बॉक्साइट के लिए। साथ ही साथ सेलम के साथ नीलगिरी का जो क्षेत्र है, नीलगिरी का जो क्षेत्र है ये अपने बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी का ही क्षेत्र अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब बॉक्साइट की हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन किसका है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो रिजर्व है ये उड़ीसा का ही है, और सबसे बड़ा उत्पादक भी उड़ीसा ही है। सबसे बड़ा भंडार भी उड़ीसा का है और सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो भी उड़ीसा ही है। ठीक है, उड़ीसा के बाद इसमें उत्पादक की अगर हम बात करें तो उड़ीसा है सबसे बड़ा, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, जबकि गुजरात में जो रिजर्व है वो बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी उड़ीसा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का।
भंडार में अगर बात करते हैं तो उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है। भंडार में सबसे बड़ा उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर देखें, अगर हम लोग वैश्विक स्तर पर देखते हैं, ग्लोबल स्तर पर, तो उसमें जो है सबसे बड़ा भंडार है गिनी का, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग देखते हैं ग्लोबल स्तर पर, तो ग्लोबल स्तर पर जो है गिनी है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मतलब इसमें रिजर्व है गिनी का विश्व में, और उत्पादक विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो आपसे पूछ लेता है कि एग्जाम में कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो गिनी के पास है। ठीक, चलिए ये हो गया बॉक्साइट। अब हम लोग देखते हैं बॉक्साइट के बाद हम लोग चर्चा करेंगे तांबा की, कॉपर। कॉपर के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि मानव जाति ने, मनुष्य ने लोहे से पहले तांबे की खोज कर ली थी, और लोहे से पहले से ही तांबा का यूज किया जा रहा है, तांबा का प्रयोग किया जा रहा है। यानी लौह युग से पहले हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि आयरन एज से पहले कॉपर एज आता है। तो जो कॉपर है, तांबा है, इससे भारत काफी पहले से परिचित है। चलिए कॉपर, कॉपर का अगर हम लोग प्रयोग देखें कहाँ कहाँ होता है, तो बिजली के तार बनाने में, क्योंकि कॉपर क्या है, तांबा, तांबा विद्युत का एक काफी अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, कॉपर का हम लोग Cu से डिनोट करते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, क्योंकि ये क्या है, विद्युत का एक सुचालक है। इससे भी अच्छे सुचालक गोल्ड और सिल्वर है, बट वो क्या है, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, इसी वजह से हम लोग कॉपर को ज्यादा यूज करते हैं। तो कॉपर का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, बिजली के तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, रेडियो वगैरह हो गए, उनमें टेलीफोन हो गए, मशीनें हो गई, ठीक है, तमाम मिश्र धातुएं हो गई, मिश्र धातु, रेडियो, मशीन, ठीक है, आदि बनाने में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा हम लोग घरों में देखते हैं बिजली के जो तार हैं वो इसी कॉपर के बने रहते हैं, तांबे के बने रहते हैं। अब देखिए कुछ क्षेत्र जहां से प्राप्त होते हैं, तांबा जो है प्राचीन जो रवेदार कोडप्पा और अरावली संरचना है उससे ज्यादा प्राप्त होता है। तो कॉपर जो है कहां प्राप्त होता है, प्राचीन रवेदार जो कोडप्पा संरचना है, कोडप्पा के जो चट्टानें हैं, कोडप्पा एवं अरावली संरचनाओं से। ठीक, जो रवेदार जो कोडप्पा के चट्टानें उससे, और जो अरावली जो चट्टानें हैं उससे जो प्राप्त होता है। ठीक, कुछ क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो झारखंड का जैसे घाटशिला हो गया, सुरता हो गया, सिंहभूमि का क्षेत्र है। क्षेत्र में अगर बात करें तो झारखंड में, झारखंड में सुरता हो गया, पूर्वी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि में है। ठीक, झारखंड का सुरता हो गया, घाटशिला हो गया, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है कॉपर का वो है राजस्थान। राजस्थान की एक माइन है जिसका नाम है खेतरी। राजस्थान की एक माइन है जिसका नाम है खेतरी, झुंझुनू जिला में पड़ती है, झुंझुनू जिला में पड़ती है राजस्थान के। कौन सी माइन है, खेतरी। ये अपने कॉपर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, खेतरी खाई होगी। उसके बाद राजस्थान का ही जो अलवर जिला है, अलवर जिला भी कॉपर के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडाला हो गया, गुंटूर जिला। अग्निगुंडाला कौन सा, गुंटूर जिला। जो आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडाला जिला प्रसिद्ध है, यदि अग्निगुंडाला जो क्षेत्र है गुंटूर जिला का, ये प्रसिद्ध है।
कॉपर के प्रोडक्शन के लिए। मध्य प्रदेश का बालाघाट और सिक्किम का रंगपुर, मध्य प्रदेश का बालाघाट और सिक्किम का रंगपुर, ये क्षेत्र प्रसिद्ध है भारत में किसके लिए? तांबा के उत्पादन के लिए। ठीक, घाटशिला, खेतरी और मलजखंड, ये मलजखंड कहाँ पड़ता है? ये है आपका मध्य प्रदेश का जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, यहीं पर है। बालाघाट वाले क्षेत्र में क्या है? मलजखंड है। तो देखिए जो ये मलजखंड है, यहाँ खेतरी हो गया और घाटशिला हो गया, यानी इन तीन जगह पर घाटशिला, खेतरी और मलजखंड, इसमें जो है इन तीन जगह पर ताम्र शोधन केंद्र स्थित है। कैसे है? घाटशिला, खेतरी और मलजखंड में स्थित है ताम्र शोधन केंद्र, यानी कि जो ये तांबा है इसको परिष्कृत करने का जो केंद्र है, जो इंडस्ट्री है, वो कहाँ स्थित है? खेतरी, मलजखंड और घाटशिला में। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि ताम्र शोधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो खेतरी में है, सबसे महत्वपूर्ण है खेतरी का, फिर है मलजखंड और उसके बाद है झारखंड के घाटशिला में। चलिए अब हम अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो किसके पास है? सबसे बड़ा भंडार तांबे का, तो सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों खेतरी जो है राजस्थान का। ये सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान, राज्यों की अगर हम बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा भंडार है, तकरीबन 53%। भारत का लगभग 53% जो कॉपर है वो अकेले राजस्थान प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है राजस्थान के बाद झारखंड, यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राजस्थान, दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर है झारखंड। अगर हम प्रोड्यूसर की बात कर लें तो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है तमिलनाडु। उत्पादक की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तमिलनाडु। ये लगभग 63% कॉपर का अकेले उत्पादन करता है। ठीक, भारत में देखिए तांबे की कमी है, इसीलिए जो भारत है वो यूएसए, कनाडा और जाम्बिया से इसका इंपोर्ट भी करता है। देखिए इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी भारत में कॉपर की कमी है, भारत में कॉपर की कमी है, इसी वजह से हम यूएसए, जाम्बिया, इनसे क्या करते हैं? इनसे हम लोग कॉपर, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जाम्बिया, इनसे हम लोग क्या करते हैं? कॉपर का इंपोर्ट करते हैं। यूएसए, जाम्बिया और कनाडा से हम लोग कॉपर का आयात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तांबा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोना की, गोल्ड। तो वैसे भी भारत सोने के मामले में बहुत ही कम, बहुत ही छोटा प्रोड्यूसर है। भारत में सोने का जो उत्पादन है, गोल्ड का उत्पादन बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। अधिकांश जो मात्रा है हम लोग उत्पादन कम करते हैं और हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है गोल्ड का, तो हम लोग अधिकतर जो मात्रा है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहरी देशों से। तो अधिकांश जो सोना है वो धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ संरचना में अधिकांश सोना पाया जाता है। कुछ सोना, कुछ नदियां हैं उनकी बालू में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, सोना की, तो सोना जो है धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक, और एक तो धारवाड़ की चट्टानों में माइनिंग करके भी सोना निकाला जाता है, और दूसरा कुछ नदियों की बालू है, जिसे हम लोग प्लेसर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, कुछ नदियों की बालू से भी हमको सोने के कण प्राप्त होते हैं। अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात कर लें तो कर्नाटक सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर कर्नाटक है। क्षेत्र की बात कर ले कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो सबसे बड़ा कर्नाटक, तकरीबन 99%। कर्नाटक जितना भी भारत में कुल सोने का उत्पादन होता है उसका 99% अकेले कर्नाटक उत्पादन करता है। कुछ क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी,
ठीक है, कोलार हो गया, हट्टी हो गया, चैंपियन और ओरोगन रीफ, कोलार और हट्टी खान, चैंपियन और ओरोगन रीफ, ये क्षेत्र हो गए किसके? कर्नाटक के। ये क्षेत्र तो हो गए किसके? कर्नाटक के। और 99% जो सोना है वो इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र कहां पर है? ये अनंतपुर में है। और तीसरा जो है वो है कुछ नदियों की बालू। तीसरा जो क्षेत्र है भारत में जहां से सोना कुछ बहुत मात्रा में प्राप्त होता है, वैसे कोई सी यूज का नहीं होता, क्योंकि इन बालुओं में इतनी कम मात्रा में सोना प्राप्त होता है कि हमें उसको निकाल करके और उसको मतलब हमें निकालने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम उससे सोने को कलेक्ट करते हैं, गोल्ड को, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। जैसे नदियाँ की बालू यानी जो प्लेसर रिजर्व है, प्लेसर भंडार, इसमें कुछ नदियाँ हैं जैसे कि सोन नदी, स्वर्णरेखा और सिंधु। ठीक, सोन नदी, स्वर्णरेखा और सिंधु नदी, ये कुछ नदियां हैं जिनकी बालू से भी गोल्ड कुछ प्राप्त होता है और इन्हीं को हम लोग प्लेसर रिजर्व कहते हैं। ये हो गया गोल्ड। फिर हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर, चांदी। देखिए चांदी के उत्पादन में भी देखा जाए तो राजस्थान का एकाधिकार है, क्योंकि जो चांदी है वो जस्ता, सीसा और तांबा के अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में मिलती है। जो सिल्वर है ये सीसा, जस्ता और तांबा के अयस्कों के साथ मिश्रित प्राप्त होती है। यानी जिन क्षेत्रों में सीसा, जस्ता और तांबा का उत्पादन अधिक होगा उन क्षेत्रों में चांदी भी अल्टीमेटली ज्यादा ही मिलेगी। तो जो राजस्थान है वो सीसा, जस्ता और तांबा के तीनों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। इसी वजह से चांदी के उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान का जावर हो गया, कर्नाटक का कोलार और चित्रदुर्ग। राजस्थान में एक माइन है जिसका नाम है जावर, है कहां पर? ये अलवर के नजदीक है। राजस्थान का ये हो गया। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, कर्नाटक का चित्रदुर्ग हो गया, ठीक है, और साथ साथ कर्नाटक का कोलार, आंध्र प्रदेश का कोडप्पा और कुर्नूल। चित्रदुर्ग और कोलार। आंध्र प्रदेश में भी कुछ चांदी मिलती है, आंध्र प्रदेश का कोडप्पा और कुर्नूल, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कोडप्पा और कुर्नूल। तो 99% जो चांदी का उत्पादन है, यानी भारत में कुल जितनी भी सिल्वर का उत्पादन होता है उसका 99% राजस्थान अकेले उत्पादित करता है। सिल्वर के कुछ अयस्क हैं जैसे कि अर्जेंटाइट और हार्ड सिल्वर। इसके अगर सिल्वर के हम अयस्क देखें, सिल्वर के जो अयस्क हैं वो क्या है? अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर। ये क्या है? ये सिल्वर के अयस्क हैं। तो ये हमको ध्यान देना है सिल्वर के अयस्कों के बारे में। अर्जेंटाइट और हार्ड सिल्वर आपको पूछ सकता है कि सिल्वर के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो अर्जेंटाइट, हार्ड सिल्वर और एक और होता है पायराजाइराइट होता है, पायराजाइराइट, उसको भी याद रखना है, पायराजाइराइट। ये तीन जो है पायराजाइराइट, हार्ड सिल्वर, अर्जेंटाइट, इस सिल्वर की क्या है? अयस्क है। चलिए अब हम बात करते हैं सीसा की। सिल्वर हो गया। देखिए सीसा के उत्पादन में भी राजस्थान अग्रणी स्टेट है। सीसा के प्रोडक्शन में राजस्थान शीर्ष है। सीसा का मुख्य अयस्क क्या है? गैलीना। सीसा इसको क्या बोलते हैं? लेड।
सीसा का एस क्या है, एस क्या है सीसा का, गैलिना। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीशे का मुख्य आयस्क क्या है, गैलिना। ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मतलब जहां पर भी चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की जहां पर स्लेट पाई जाएगी, वहीं पर उन्हीं के साथ हमें सीसा भी प्राप्त होगा। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के साथ परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन की चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक कहां पाया जाता है, प्री कैम्ब्रियन एवं विंध्यन की चट्टानों में। प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन की चट्टानों में सीसा सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान का जावर क्षेत्र इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग और दंतेवाड़ा। राजस्थान का जावर हो गया अलवर का, और छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग और दंतेवाड़ा। ठीक, छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग और दंतेवाड़ा ये महत्वपूर्ण है। जावर में ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का भी निर्माण किया गया है। यहीं पे जावर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि क्या करती है, इसके संवर्धन का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब लोग देखते हैं जिंक का प्रयोग, यूज क्या है। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का यूज क्या है, तो देखिए जिंक का यूज क्या होता है, आयरन का गैल्वेनाइजेशन करने में, आयरन का गैल्वेनाइजेशन करने में, टायर और ड्राई बैटरीज बनाने में। जिंक अगर हम देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, गैल्वेनाइजेशन में, टायर बनाने में, ड्राई बैटरी बनाने में। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो ड्राई बैटरीज हैं, जो फोन वगैरह की, उनमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। जो आपका टेटनेस वगैरह का टीका है, उसमें भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में हो गया, टायर और बैटरी बनाने में हो गया। ये सबसे ज्यादा प्राप्त कहां से होता है, सबसे ज्यादा प्राप्त होता है ये औषधि सेलों से। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, औषधि सेल, तो इन औषधि सेल से सर्वाधिक प्राप्त होता है क्या, जिंक। ठीक, उसके बाद राजस्थान सर्वाधिक हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। राजस्थान का राजसमंद, चित्तौड़ और जावर। राजस्थान का चित्तौड़, राजसमंद और जावर। ठीक, राजस्थान का चित्तौड़, राजसमंद और जावर का क्षेत्र है, ये जो है सर्वाधिक प्रोड्यूसर हैं जिंक के। वहीं कर्नाटक का अर्काट क्षेत्र, अर्काट नाम सुने आप लोग, कर्नाटक के युद्ध के समय आप लोगों ने पढ़ा होगा। अर्काट के क्षेत्र पे भी डेरा डाल दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया अर्काट का जो क्षेत्र है कर्नाटक का, वहां पर काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में जस्ता का उत्पादन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए जो जो अलाव धात्विक खनिज हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, जो कि भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा मारूं तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, नेचर में क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं जो अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, धातु नहीं, धातु की अनुपस्थिति होती है इनमें। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई आपका चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जिप्सम, हीरा, अभ्रक, ये सब क्या है, ये सब अधात्विक खनिज हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभ्रक के बारे में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अभ्रक। देखिए, अभ्रक के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और विश्व का कुल अभ्रक उत्पादन का 60% अकेले भारत उत्पादित करता है।
विश्व में जितना अभ्रक उत्पादन होता है उसका लगभग 60% अकेले भारत उत्पादित करता है। ठीक है, अभ्रक आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में सीट के रूप में प्राप्त होता है। अभ्रक कुल विश्व के उत्पादन का 60%। ठीक है, ये आपका जो अभ्रक है, तो अभ्रक आपका आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में यानी कि इग्निशियस रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, आग्नेय और कायांतरित जो शैलें हैं उनसे अभ्रक प्राप्त होता है। अभ्रक देखिए, अभ्रक 3 तरह का होता है, एक रूबी अभ्रक, दूसरा मॉस्कोबाइट और तीसरा बायोराइट। अभ्रक को अगर हम देखें तो रूबी अभ्रक, ठीक, जो रूबी अभ्रक है इसी को पैग्मेटाइट भी बोलते हैं, रूबी अभ्रक या पैग्मेटाइट। ठीक, एक तो हो गया रूबी अभ्रक जो कि सफेद अभ्रक भी कहलाता है, सफेद कलर का होता है। दूसरा मॉस्कोबाइट, हल्का गुलाबी। मॉस्कोबाइट ये हल्का गुलाबी होता है, ये आपका सफेद होता है, सफेद अभ्रक। ठीक, कौन सा? रूबी। दूसरा मॉस्कोबाइट और तीसरा होता है बायोराइट जो कि गहरे काले रंग का होता है। तीसरा कौन सा? बायोराइट। ये काला अभ्रक। तो अभ्रक देखिए, अभ्रक 3 तरह का होता है। अब रूबी अभ्रक जिसे पैग्मेटाइट भी बोलते हैं, मॉस्कोबाइट और बायोराइट। उपयोग कहाँ होता है? बिजली और ऊष्मा, इसका उपयोग कहाँ होता है? बिजली वगैरह के जो कार्य होते हैं उनमें यूज होता है। स्विच वगैरह बनाने में, उच्च ताप की जो भट्टियां हैं, हाई टेम्परेचर की जो भट्टियां हैं उनमें, चादर वगैरह बनाने में, सीट्स जो छतों में यूज की जाती है सीट्स, उसमें, कुछ मशीनरीज वगैरह बनाने में, कंप्यूटर और स्विच बनाने में। ठीक है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग यूज देखते हैं वो देखते हैं स्विच वगैरह बनाने में अभ्रक का। ठीक, पहले जो हम देखते थे मीटर के बगल में लगा रहता था अभ्रक का ही, ठीक है, वो लगे रहते थे, क्या कहते हैं उसको, शट डाउन हो जाता था उससे। ठीक, तो यानी जो स्विच वगैरह है वो अभ्रक से ये बनाई जाती हैं। अगर हम क्षेत्रों की बात करें कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, कहाँ से सबसे ज्यादा मिलता है, तो झारखंड का कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग। अगर हम क्षेत्रों की बात करें, क्षेत्र, तो झारखंड का कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, झारखंड का कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर हो गया और विशाखापट्टनम हो गया। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर और विशाखापट्टनम। ठीक है, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग झारखंड का हो गया, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर हो गया। राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर, राजस्थान का भीलवाड़ा एवं उदयपुर। राजस्थान का भीलवाड़ा उदयपुर हो गया। जो उदयपुर है इससे रूबी अभ्रक मिलता है, सबसे अच्छा यही माना जाता है। जो रूबी अभ्रक है ये कहां मिलता है? ये मिलता है उदयपुर से। और कोडरमा से भी रूबी अभ्रक मिलता है, जो कोडरमा है इस कोडरमा से भी रूबी अभ्रक मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोडरमा से और जो उदयपुर है इनसे रूबी अभ्रक मिलता है, सबसे अच्छा अभ्रक माना जाता है। अगर हम लोग रिजर्व की बात कर लें तो सबसे बड़ा रिजर्व है इसका आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में। भंडार की बात करते हैं तो भंडार में सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में और फिर है राजस्थान में। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान, यानी उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश का ही नंबर है। और कुल अभ्रक उत्पादन का भारत का 99% आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है और फिर राजस्थान, यानी कि आंध्र प्रदेश की एक तरीके से देखा जाए क्या है, मोनोपोली है अभ्रक उत्पादन में। ठीक, फिर हम बात करते हैं, अगर संगमरमर देखें हम लोग, संगमरमर भी एक क्या है, संगमरमर भी आधात्विक खनिज ही है। देखिए संगमरमर, तो संगमरमर मेटामॉर्फिक रॉक है। संगमरमर क्या है? संगमरमर कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। संगमरमर किससे प्राप्त होता है? कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। प्रयोग क्या है?
घर वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं संगमरमर का, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका संगमरमर का क्या है? राजस्थान, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राजस्थान है। और मकराना, राजस्थान में जो मकराना की खान है वो संगमरमर के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। मकराना हो गया राजसमंद और अजमेर, मकराना, राजसमंद और अजमेर। भीलवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र, भीलवाड़ा में भी कुछ मिलता है, ठीक। तो अजमेर कौन कौन सा हो गया? मकराना नागौर जिला का, राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश में जबलपुर और बैतूल, मध्य प्रदेश में जबलपुर और बैतूल। हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी यहाँ पर वाटरफॉल है, उसमें धुआंधार वाटरफॉल, भेड़ाघाट, वहां पे भी व्हाइट मार्बल की चट्टानें पाई जाती हैं। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कुछ आंध्र प्रदेश में भी जो कोडप्पा की चट्टान है वहां पर भी प्राप्त होता है। तो आंध्र प्रदेश में कहां प्राप्त होता है संगमरमर? विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए अब लोग बात करते हैं थोड़ा सा जिप्सम के बारे में। देखिए जिप्सम का प्रयोग कहां होता है? तो जिप्सम का प्रयोग सीमेंट, पीओपी और उर्वरक निर्माण में होता है। जिप्सम प्रयोग कब होता है? सीमेंट उद्योग में, ठीक है। पीओपी बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी सीमेंट उद्योग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, और उर्वरक निर्माण में। इन तीन जगह पर जिप्सम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। केंद्र अगर हम देखें तो राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान 99% उत्पादन करता है, राजस्थान जिप्सम का केवल 99% राजस्थान उत्पादन करता है। इसका नागौर और बीकानेर, और सेकंड जो है वो है जम्मू कश्मीर। पहले नंबर पे क्या है? राजस्थान, और सेकंड नंबर पे है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो उरी वगैरह जो क्षेत्र है, ठीक है, उरी, बारामूला, ये सब क्षेत्र प्रसिद्ध हैं इसके लिए, जिप्सम के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका नागौर, राजस्थान का नागौर हो गया, बीकानेर, बाड़मेर हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश का झांसी और हमीरपुर, ये जिप्सम के प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के साथ ही प्राप्त होता है जिप्सम, ठीक है। कुछ हम लोग बात करते हैं चूना पत्थर की, कुछ हम लोग बात करेंगे किसकी? चूना पत्थर की। तो देखिए चूना पत्थर हम लोग जानते हैं कि चूना पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां होता है? तो चूना पत्थर का प्रयोग होता है सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में, ठीक है। यानी कि सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है चूना पत्थर, और ये चूना पत्थर गोंडवाना की चट्टानों से मिलता है। प्रयोग कहां इसका सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक उपयोग इसका होता है सीमेंट उद्योग में, यानी कि जो सीमेंट उद्योग है वो चूना पत्थर के ऊपर ही निर्भर है। और ये चूना पत्थर है, ये सर्वाधिक प्राप्त कहां होता है? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान, आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं कटनी और बैहर का जो क्षेत्र है वो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का भी रायपुर वगैरह हो गया, ठीक। ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो आग्नेय और कैंटर चट्टानों के उदाहरण है, ग्रेफाइट हो गए। ऐसी जो हीरा है